हमारे भीतर ज्ञान की ज्योत जगाने वाले अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। हमारी बातचीत, हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारी सोच, हमारा विचार, ये सब न सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देते हैं। कैसे? तो जैसे हमने पिछली बार बात की थी वार्ता शुद्धि की, यानी हम अपने लिए किस प्रकार के शब्द बोलते हैं, हम अपने लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, भीतर भी और बाहर भी। वही सब कुछ हमारे भविष्य को आकार भी देता है, हमारे व्यक्तित्व को आकार भी देता है। लेकिन अब ज़रा हम ये नोट करें कि हमारे सोच में, यानी हमारे विचारों में, हमारी विचारधारा जो है वो किस तरह के विषयों और शब्दों से प्रभावित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी हम दो उदाहरणों की बात करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, करीब 4-5 साल पहले की। हम विहार करते हुए पूना के एक परिवार के साथ उन्हीं के घर के एक हिस्से में हम रुके। तो उस घर में 3 पीढ़ियाँ रह रही थी, मतलब दादा दादी, उनका बेटा बहू और उनका छोटा सा बेटा। तो अक्सर मैं छोटे से बच्चों के साथ बड़े मज़े से बात करती हूँ। तो हमारे लिए जो स्थान निर्धारित किया गया था, शायद वो उस छोटे से बच्चे का कमरा था। तो थोड़ी देर हो गई, हम जब वहाँ व्यवस्थित हो गए तो वो बच्चा हमसे मिलने आया, उसकी माँ भी उसके साथ थी। बच्चा शायद 3 या 3.5 साल का रहा होगा, बोलना सीख गया था वो अच्छे से। तो स्कूल भी शायद जाने ही लगा होगा। उसने कहा ये मेरा कमरा है। तो मैंने उसे थैंक यू कहा, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे फिर टोका, ना बोलो ये हमारा कमरा है, ये हमारा कमरा है। तो मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से ऐसे ही माँ की तरफ देखा। मैंने कहा नहीं ठीक है ना, मैं तो ऐसे ही इससे बातचीत शुरू करने के लिए, आइस ब्रेक करने के लिए ये बात कर रही थी। तो उसकी माँ ने बड़े प्यार से मुझे भी करेक्ट किया और उस बच्चे को भी, और कहा नहीं महाराज साहब, मैं इस बच्चे की भाषा में कहीं भी मेरा शब्द नहीं डालना चाहती, क्योंकि आज ये मेरे खिलौने, मेरा कमरा, मेरे मम्मी पापा, मेरा घर, हम यही कहते हैं ये घर किसका है, ये हमारा घर है। ये गाड़ी किसकी है, ये हमारी गाड़ी है। हम इसको कहीं पर भी लेबल नहीं करते। आज इसकी भाषा में ये जो शब्द चले गए हमारा, वो इसके मानस में भी चले जाएंगे। और जब ये हमारा चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज़ पर ये पोजेशन नहीं रहेगा। जब पोजेशन नहीं रहेगा तो उसके छिन जाने का भय भी नहीं रहेगा। बड़ी गहरी बात की। और उसी के साथ एक दूसरा घटना उसी बच्चे के साथ हुआ यूँ कि चूँकि वो बच्चा हमसे हिल मिल गया तो वो दूसरे दिन मेरे पास आया। मेरी आदत है मैं बच्चे के पास बातें करती रहती हूँ। तो वो बच्चा सुबह सुबह मेरे पास आया। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, तो उसके हाथ में एक गेम था। मैंने फिर बातचीत शुरू करने के लिए कहा कि अच्छा तुम ये गेम खेल रहे हो, ये क्या गेम है? तो उसने कहा आप खेलोगे? मैंने कहा मुझे तो आता ही नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने ये बोला, उस बच्चे की आँखों में कुछ एक अलग सी भाव आए, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उस बच्चे ने मुझे सिखाया कि ये गेम कैसे खेलते हैं। हो गया वो चीज़। थोड़ी देर बाद वो बच्चा वो डिब्बा ले गया और फिर एक गेम लेकर आया। वो मुझे बोलता है महाराज साहब ये गेम भी आपको नहीं आता है ना? मैंने कहा नहीं आता है। तो आप ट्राई करोगे? और मेरे चेहरे पर मुस्कान आई कि छोटे से बच्चे ने कितनी आसानी से ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया कि हमें कोई काम आए ना आए, लेकिन हम अपनी भाषा में भी ये भाव ही ना आने दें कि मुझे ये नहीं आता है या मैं ये नहीं कर पाऊँगा। हम सीधा सा अपनी भाषा को बदल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा। और उस बच्चे ने तुरंत वो शब्द सीखा कि मैं ट्राई करूँगा, मैं प्रयास करूँगा। क्या हम सब अपनी विचारधारा में ऐसे शब्दों को स्थान दे सकते हैं?
लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम शुरुआत से ही हम अपने मानस में ये बात डाल देते हैं, और चूंकि हमारे मानस में ये बात रहती है, हमारे विचारों में ये बात रहती है, तो हमारी लैंग्वेज में भी आती है। अब हमने पिछली बार बात की थी कि हम अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब ज़रा हम ध्यान दें कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास वाले लोगों के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने परिवार के सदस्य, अपने ऑफिस के कलीग्स, या अगर आप एक टीचर है तो अपने स्टूडेंट के लिए, आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ मध्यम वर्गीय परिवारों में जब हम जाके रुके और उनके साथ बातचीत हुई, जब भी बच्चा थोड़ी बहुत भी पढ़ाई में ढील दिखाता है, या कहूँ मैं माता पिता की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार पढ़ाई नहीं करता है, तो माँ बाप बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बड़ा दुख होता है उनकी ये भाषा सुनकर। देखो ये कुछ नहीं पढ़ाई करता है, ये देखना बड़े होकर कुछ नहीं करेगा, चने मूंगफली बेचेगा, बड़ा होकर ये चाय बेचेगा, देखो पढ़ाई करता ही नहीं है, ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो कोई भी काम करेगा एंड पेरेंट्स का यही रहेगा। हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई आप ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हो, क्या आप वाकई चाहते हो? अरे महाराज सा यही तो चिंता होती है, ये पढ़ते ही नहीं है, पढ़ेंगे नहीं तो ज़िंदगी में जाकर करेंगे क्या? और मैं बड़ी आश्चर्यचकित होती हूँ। मैं उन्हें समझाना भी चाहती हूँ कई बार कि भैया तुम्हारे पिता या तुम्हारे दादा ने कौन सी MBA की डिग्री हासिल कर ली थी, फिर भी आज उनका बिजनेस, उनका व्यवसाय इतना फैला हुआ है। उन्होंने ज़िंदगी का सबक लिया, उन्होंने ज़िंदगी को सीखा। लेकिन हम जब अपने बच्चों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनके भीतर एक ये धारणा, एक ये समझ डेवलप कर रहे हैं कि उनसे होगा ही नहीं। अब ज़रा हम चेक करें, थोड़ा भी कहीं कुछ बच्चा गड़बड़ी कर देता है, बच्चे हैं, नादान हैं, शरारती हैं, उन्हें नहीं पता कि सही गलत क्या है, लेकिन हम तुरंत से रिएक्ट करते हैं। हम किसी बच्चे को मस्ती करता हुआ देखते हैं या कोई अपशब्द बोलता हुआ देखते हैं, हम तुरंत उनसे बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया है, तुम कैसे परिवार से आते हो, और हम उनके माँ बाप के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये चीज़ उस बच्चे के भीतर कैसा आघात करती है ये हमें नहीं पता। और ऐसा कहकर हम उस बच्चे के भीतर ये भाव डाल रहे हैं कि जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे, जिस तरह मुझे आज आघात पहुंच रहा है अपने मम्मी पापा के बारे में बुरा सुनकर, मैं भी सामने वाले के मम्मी पापा को बुरा कह सकता हूँ, उनके परिवार को बुरा कह सकता हूँ। और ये एक साधारण सी सिंपल सी समझ उसके भीतर धीरे धीरे जड़ जमा लेती है। और यही कारण है कि बच्चे वो अपशब्द सुनते हैं और उन्हें लगता है ये तो बहुत नॉर्मल है, किसी को तकलीफ़ देनी हो, किसी को बुरा बोलना हो, बड़ा नॉर्मल है। इसी तरह से हम देखें कि जब पेरेंट्स के साथ बैठकर बच्चे, आजकल इतने OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और बच्चे बड़े आराम से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा उनको ब्राइब करते हैं, देखो तुमने ये नहीं किया ना तो हम ऐसा नहीं करेंगे, और तुमने ऐसा कर लिया तो हम ऐसा करेंगे। बच्चे को समझ आ जाती है कि अपनी बात मनवाने के लिए हमें कैसी शब्दावली का प्रयोग करना है, और यही काम बच्चे करते हैं। वो माँ बाप से कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और इसी तरह जब वो उन OTT प्लेटफॉर्म्स पर अनावश्यक विषय देखते हैं, ऐसी भाषा सुनते हैं, ऐसी लैंग्वेज सुनते हैं जो हमारी संस्कृति की नहीं है, और वो माँ बाप भी देख रहे हैं, बिकॉज़ वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो चैनल है, वो डाउनलोड किसके फ़ोन पर हुआ? माता पिता के फ़ोन पर। और माता पिता भी उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ सीरीज़ देख रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि जो कार्य हमारे माँ बाप कर रहे हैं अगर हम भी करते हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन। और वो जो भाषा सुन रहे हैं वही भाषा वो बच्चा भी सुन रहा है, और उन्हें लगता है ऐसी भाषावली, ऐसी शब्दावली इट इज़ ओके। वो उसके थॉट प्रोसेस में, उसकी विचारधारा में वो जगह बना लेती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक
छोटे बच्चों के काउंसलर से बात हो रही थी। उसने बताया कि महाराज साहब मेरे पास ऐसे छोटे बच्चे आते हैं 5th 6th क्लास के, और वो जानते हैं कि वो जो शब्द बोल रहे हैं वो फाउल लैंग्वेज है, वो गलत भाषा है, अपशब्द है, गाली है। वो अपनी टीचर से कहते हैं, काउंसलर से, कि मैम ये तो अब हमारी लाइफस्टाइल में आ गया है, ये तो अब हमारी लैंग्वेज में आ गया है, हम इसे निकाल ही नहीं सकते। अब ज़रा हम देखें कि वो भाषा, वो शब्द हमारी लैंग्वेज में किस तरह से घुस रहे हैं। तो हम ज़रा ध्यान दें कि जो शब्द हम सुन रहे हैं, यानी जो भोजन हम अपने कानों को दे रहे हैं, वो हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे भावों का भी भोजन बन रहा है, और वही भोजन हमारे व्यवहार में भी आ रहा है, क्योंकि वही सोच जो हमने शब्द अपने भीतर जमा किए हैं, सेव किए हैं, यानी इनपुट दिया है, वही तो आउटपुट में निकलेगा। और हमारी शब्दावली, पेरेंट्स की शब्दावली बहुत मायने रखती है। वो जब गुस्से में आकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो भी वही सुन रहे हैं, तो वो आम तौर पर बच्चों पर भी जा रहा है। और माँ बाप के शब्दों का, माँ बाप के भावों का, उनकी लैंग्वेज का, उनकी सोच का असर बच्चों पर किस तरह से पड़ता है। तो एक घटना जो मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ी थी, उसका मैं ज़िक्र यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी। हुआ यूँ कि एक सोल्जर था, यानी एक सैनिक था, तो वियतनाम के युद्ध पर गया था। तो वहाँ से जब वो लौटा, तो जब वो युद्ध ख़त्म हुआ, तो उसने अपने माँ बाप को कॉल किया एक दूसरे शहर से कि मैं देश में आ गया हूँ और अब मैं घर आना चाहता हूँ। तो शायद सैन फ्रांसिस्को था, तो उसने सैन फ्रांसिस्को से अपने पेरेंट्स को, जहाँ भी वो रहते थे, कि मैं लौट के आ गया हूँ और अब मैं घर आना चाहता हूँ। तो घर आने की बात सुनकर, और वो भी सैनिक के घर आने की बात सुनकर, माता पिता बहुत खुश हुए। हर माता पिता खुश होते हैं, क्योंकि जो उनके जान की फ़िक्र बनी रहती है अपने बच्चे के लिए, वो फ़िक्र दूर हुई और अब वो अपने बच्चे को देख पाएंगे। बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बच्चे से कहा, तुम जल्दी आओ, फिर हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जैसे आमतौर पर माँ बाप करते हैं। सारी बातें सुनने के बाद उस बच्चे ने कहा, मम्मी पापा मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो बोला, ठीक है बेटा, खुल के बोलो, तुम झिझक क्यों रहे हो। बोले, माँ मेरा एक फ्रेंड है और मेरे उस फ्रेंड ने इस जो युद्ध हुआ है उसमें बहुत कुछ खोया है, और बहुत कुछ यानी कि उसने अपना एक हाथ और अपना एक पैर खो दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ आकर हमारे साथ ही रहे, हमारे घर में रहे। ये सुनकर माँ थोड़ी परेशान हुई। माँ बोले, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हम किसी को भी अपने घर में रख सकते हैं। तो उस बच्चे ने बड़े अनुनय के साथ, बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कहा, प्लीज़ माँ आप मना मत कीजिए, मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ रहे, क्योंकि उसका कोई नहीं है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे, उसकी कौन केयर करेगा। पिता ने फ़ोन ले लिया माँ के हाथ से और बोला, देखो हम किसी को भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने नहीं दे सकते, और किसी हैंडीकैप के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। हम उसके लिए कोई और व्यवस्था कर देंगे, कुछ और हम व्यवस्था कर ही लेंगे, उसके लिए कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, कोई ऐसा जगह देख लेंगे जहाँ वो बड़े आराम से रह सकता है। लेकिन इस वक्त तुम घर आ जाओ और उसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ, और फिर भी तुम्हारे मन में कोई बात है तो जब तुम घर आओगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। ये सुनकर उस बेटे ने फ़ोन रख दिया। माता पिता ने कोई बात नहीं की उस बारे में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका बेटा कहाँ से कॉल कर रहा है। कुछ टाइम बाद उनके बेटे ने क्या किया, कोई कॉल ही नहीं किया, लेकिन उनके पास पुलिस अथॉरिटीज़ से कॉल आया कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया, ऐसा लग रहा है, एक बिल्डिंग से कूद कर, तो प्लीज़ आप आएँ और शिनाख्त करें उस लाश की। माता पिता ये सुनकर चौंक गए, शॉक्ड हो गए। कोई भी माता पिता हो जाएंगे कि वो बच्चा घर आने की बात कर रहा है और कुछ दिनों बाद उन्हें पता चल रहा है कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। क्यों, क्या, 100 प्रश्न अंदर। वो प्रश्न लेकर वो माता पिता गए जहाँ भी अथॉरिटीज़ ने बुलाया था, तो उनको अपने बेटे की चेहरे, शव का शिनाख्त करने के लिए कहा गया। वो गए, उन्होंने देखा उन्हीं का बेटा था, लेकिन वो एक बात देखकर चौंक गए, और वो ये थी कि
कि उस बेटे के शव को जब उन्होंने देखा तो उसके एक हाथ और एक पाँव नहीं था। माता पिता निरुत्तर थे, डंब हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला वो क्या कहें। और सच में यही होता है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे शब्द किस तरह से असर कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, और हम अनावश्यक रूप से एवं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी कमेंट पास कर लेते हैं किसी संप्रदाय के प्रति, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति, कि ये रिलीजन वाले तो होते ही ख़राब है, ये तो होते ही ख़राब है, इनसे तो कोई संपर्क ही नहीं रखना चाहिए, इनसे तो हमें दूर ही रहना चाहिए। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम इस बातचीत से, अपने इन भावों से इस सृष्टि में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम वो वैर भाव, वो विद्वेष हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। और फिर हम कहेंगे देखो मैंने तो आपसे कहा ही था ना कि ये कौम वाले लोग होते ही खराब है ना। जब हम बात कर रहे हैं कि ये सृष्टि की सभी आत्माएं एक समान हैं, प्रभु महावीर का संदेश यही था, एगे आया, सभी आत्माएं एक समान हैं। तो जब सभी आत्माएं एक समान हैं तो क्या उस कौम के व्यक्तियों की, उनकी आत्माएं अलग हो गई? क्या प्रभु महावीर ने उसके नीचे स्पेशली लिखा, उन्होंने मात्र इतना ही कहा एगे आया, क्या उन्होंने कहीं पर कहा है कि केवल जैन लोगों की आत्माएं एक समान है? हम ऐसे तो एकेंद्रीय जीवों की भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारी वाणी में इतना विद्वेष आएगा, इतना द्वेष, इतनी घृणा आएगी। हम क्या बात कर रहे हैं? हम दूसरे धर्मों की तो छोड़ो, हम अपने ही धर्म में ये बात करें, फलां लोग वो किस बात के साधु हैं, वो तो साधु ही नहीं है। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के साधुओं के प्रति अपमान भरी भाषा बोल रहे हैं, घृणा की भाषा बोल रहे हैं, स्वयं को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को कमतर दिखा रहे हैं। और जब ये भाषा आपके घर के अन्य सदस्य, आपके घर में काम करने वाले, आपके ऑफिस में काम करने वाले सुनते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि भैया ये आदमी ऐसा है कि स्वयं को सही प्रूव करने के लिए दूसरे को गलत साबित करेगा। अब वो क्या करेंगे? आपको गलत प्रूव करने के लिए या स्वयं को सही साबित करने के लिए आपके लिए भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे। आप देखना बच्चे आकर आपसे कहेंगे उनकी मम्मी तो ऐसा करती है, फलां के पापा तो ऐसा करते हैं। ये भाषा क्यों आई उसके भीतर? ये सोच उसकी लैंग्वेज में आई ही क्यों? क्योंकि उसने अपने घर में भी ऐसा ही सुना है कि फलां साधु ऐसा है, फलां साध्वी ऐसी है। हम भूल जाते हैं जब हम बात कर रहे हैं या किसी भी विषय पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे लोग हमें सुन रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में 14 फरवरी आने वाला है, यानी वैलेंटाइंस डे। अभी जैसे ही ये त्यौहार आने वाला है, आप देखिए, त्यौहार कहें, उत्सव कहें या एक दिन ही कह लें आप देखिए पूरा जो हमारा समाज है वो दो हिस्सों में बट जाएगा। एक वो हिस्सा जो इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाएगा और एक वो हिस्सा जो इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। ये पश्चिमी त्यौहार है, ये बेकार का त्यौहार है, ये वाहियात है। और कुछ लोग संस्कृति के रक्षक बनकर ऐसे लोगों के प्रति घृणा भी निकालेंगे, अपशब्द बोलेंगे, और कई लोग तो आगे बढ़कर उनके साथ हाथापाई पर उतर आते हैं। अगर वो किसी भी दो लोगों को साथ देख लेते, भले ही वो पति पत्नी क्यों ना हो, लेकिन अगर उस दिन उन्होंने किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसी जगह पर उस कपल को साथ देख लिया तो स्वयं को संस्कृति का रक्षक बताते हुए उनका मुंह काला कर देंगे। उन्हें इवन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। ज़रा सोचिए, आप किस संस्कृति के परिचायक हैं जो आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? अरे बाबा, ये संत वैलेंटाइन का दिन है जिन्होंने प्रेम की शिक्षा दी, जिन्होंने प्रेम प्रसारित करने का संदेश दिया। अब हम भूल गए कि ये सारा खेला किसका रचाया है? मार्केटिंग कंपनीज़ का। कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और इस विशेष दिन अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे और वो पर्टिकुलर एक
ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करेंगे जो उनके प्रोडक्ट्स खरीदेगा। और इसीलिए उन्होंने ये सारे दिन ईजाद कर लिए, ये रोज़ डे, चॉकलेट डे, ताकि उनके प्रोडक्ट्स बिके। और हम इसके शिकार हो गए और हमने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अरे प्रेम का ही तो त्योहार है, तो क्या इस दिन हम अपने बच्चों को, बजाय इसके कि हम इस संस्कृति को इस तरह से करें, क्या हम प्रभु के प्रति प्रेम प्रसारित कर सकते हैं? हम अपने पेरेंट्स के प्रति अपने प्रेम को इजहार करके कह सकते हैं, माता पिता को प्रणाम करके कह सकते हैं, आपने हम पर उपकार किया, आपने हम पर कृपा की, आपने हमें इतना प्रेम दिया, हमारे जीवन को एक दिशा दी, हमें इस संसार में, इस समाज में जीने योग्य बनाया, हमें संस्कार दिए, एक दृष्टि दी। आप अपने गुरु के प्रति जाकर आभार व्यक्त कर सकते हैं कि आपने हमें निशंक प्रेम दिया, निशर्त प्रेम दिया। हम गलतियों का पुतला थे, हम मूर्ख थे, लेकिन आपने हम जैसे को भी अपना शिष्य बनाया, हमें बोधि दी, हमें दृष्टि दी। तो क्या ये हमारा प्रेम नहीं है? लेकिन बजाय इसके हम दूसरे छोर पर चले जाएंगे और हम जाकर विरोध पर उतर आएंगे। जो विराट गुरुदेव एक बात हमेशा कहा करते थे, वो कहते कि कर सको तो किसी का सहयोग करो, विरोध का अवसर आए तो बचकर निकल लो। तो बजाय इसके कि हम विरोध करें, ताना कसें, अरे प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है ना, तो वो प्रेम जो संकुचित कर दिया गया इन कंपनीज़ के द्वारा, इस मार्केट के द्वारा, क्या हम उस प्रेम को थोड़ा सा विस्तार देने में हम सहयोग नहीं कर सकते? हम ये भाषा नहीं फैला सकते? क्या हम अपनी भाषा द्वारा ये एक संदेश नहीं प्रसारित कर सकते कि सभी को प्रेम करो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपके परिवार का सदस्य हो या आपके परिवार का सदस्य नहीं हो, आपका कलीग हो, आपके घर के इवन मेड्स हैं, क्या आप उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते, सद्भावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते? भाषा ही तो है, बस वो जो शब्द है प्रेम, प्यार, लव, इनको रूढ़ बना दिया गया, इनको हमने इतना ज़्यादा कन्वेंशनल बना दिया, इतना ज़्यादा स्टीरियोटाइप कर दिया कि ये बस एक यंग लड़का और लड़की के बीच पनपने वाला संबंध है। और वो लोग भी इसको इसी तरह ले रहे हैं, आज प्रेम है, कल वो प्रेम का बुखार उतर भी जाएगा। तो ज़रा हम ध्यान दें कि हमारी भाषा शैली हमारे विचारों का प्रतीक है, तो इस विचारों की शुद्धि करें। यहाँ पर हमारी गंदगी हो रही है। अगर हम किसी को देख भी लेते हैं, दो लोगों को, मैं कहूँगी ऑपोजिट जेंडर के लोगों को साथ भी देख लेते हैं, हम उनके बीच में एक संबंध पनपा देंगे। अब उन दोनों के बीच में वो संबंध है या नहीं, लेकिन हमारे बीच में वो संबंध है, और इसीलिए हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में वो बातें निकलती है। अक्सर यंगस्टर्स जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उस पर हम लोग कमेंट करते हैं, कई बार साधु साध्वी भी कमेंट कर देते हैं, तुम किस तरह के कपड़े पहन कर आई हो, तुम ऐसे मत पहनो, तुम वैसे मत पहनो। इसी बात को हम ज़रा प्यार से हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि बेटा कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तुम अपने आप के लिए पहनो, किसी और को दिखाने के लिए मत पहनो। तुम्हें लगता है कि इस मौसम में तुम ये कपड़े पहनना चाहती हो और तुम बिल्कुल बिना डर के, बिना झिझक के, तुम्हारे मानस में कहीं किसी को अट्रैक्ट करने की या आकर्षित करने की भावना नहीं हो, हम इस तरह से भी समझा सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह के कमेंट करते हैं तो वो बच्चे विद्रोह स्वरूप और ज़्यादा ऐसे खुले कपड़े पहनेंगे। हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, हमने भी उनसे बात की है कि क्यों तुम ऐसे कपड़े पहनना चाहते हो। बोले महाराज साहब वो कौन होते हैं हमारे ऊपर जजमेंट पास करने वाले, कमेंट पास करने वाले। बात बिल्कुल सही है कि हम जजमेंटल क्यों हो रहे हैं, हम ऐसे कमेंट क्यों पास कर रहे हैं। तो हम में और उस भीड़ में जो उनको देखकर तानाकशी करती है या कमेंट करती है, उनमें क्या अंतर रह गया। ज़रा हम अपनी भाषा देखें कि कमेंट करने से पहले उस भाषा में कहीं पर भी ऐसी कोई बात तो नहीं है जो हम सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं। फिर वो भला एक यंगस्टर ही क्यों ना हो, एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसने गलती भी की है,
तब भी हमारी विचारों में वो गलती ना हो, हम उसे उस तरह से ट्रीट करें कि बेटा तुमने इसको इस डायमेंशन से देखा है और इसीलिए ऐसा प्रोजेक्ट किया है, ज़रा इस चीज़ को तुम इस आयाम से भी देख लो, इस डायमेंशन से भी देख लो। हो सकता है तुम्हारे भीतर उसका परसेप्शन बदल जाए, उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाए। बातें बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन ज़रा हम देखें आज, जैसा हमने पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट लिया था, एक खुद के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिया था, एक स्टेप लिया था, आज हमारा दूसरा स्टेप रहे कि अब जब हम प्रतिक्रमण करें, निंदा करें, गरहा करें, तो हम ज़रा चेक करें कि हमारे विचार कैसे हैं। ये जो भाषा निकल रही है बाद में, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे विचारों में हमारा कौन सा डर है, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हम कैसे विषयों को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे अक्सर आप देखोगे कि लोग इतना डरते हैं, ये कैंसर ना हो जाए इसका टीका लगवा लो, ये टीबी ना हो जाए इसका टीका लगवा लो, हेपेटाइटिस का टीका लगवा लो। मतलब कुछ हुआ ही नहीं है और इतने टीके हम डालेंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने कल ही मेरे साथ डिस्कस किया कि महाराज साहब हमको शादी से पहले इतना बोला गया कि आप सर्विक्स कैंसर के लिए आप वो पर्टिकुलर कौन सा कैंसर है मुझे शायद पूरी तरह से ध्यान नहीं है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर, मैं शब्द भूल रही हूँ, आप उसके लिए ये टीका लगवा लो। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी बातचीत में वो विषय, वो बीमारी का विषय इस तरह घुल मिल रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम उन बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। अवेयर रहना, अटेंटिव रहना अच्छी बात है, जागृत रहना अच्छी बात है। हम अपने शरीर के प्रति जागृत रहें, अपने खान पान पर, अपनी सोच पर, अपने डेली रूटीन पर, अपने एक्सरसाइज पर, अपने शरीर को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान दें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ज़रा सा कुछ हमारे शरीर में हो जाए और हम उन बीमारियों को आमंत्रित करें। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, आपने बुज़ुर्गों को भी सुना होगा कि अगर उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें कहा जाए कि भैया आप है ना ये फला चीज़ आप अपने खाने पीने में उपयोग ना करें, या प्लीज़ इसको थोड़ा अवॉइड करें, अपनी उम्र को देखते हुए ऑयली या स्पाइसी भोजन आप ना खाएं, तो देखो ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल आपको एसिडिटी या गैस है। लेकिन ये बात उनको समझ ही नहीं आएगी, वो उल्टा ताना देंगे अपने बच्चों को, तुम तो हमारा इलाज ही नहीं करवाना चाहते हो, तुम्हें तो हमारे खाने से भी प्रॉब्लम है। और अगर सपोज उस डॉक्टर ने भी यही कह दिया कि भैया आप अपने खाने, तुम्हारी और डॉक्टरों के मिली भगत है, तुम तो हमें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना ही नहीं चाहते हो। अरे हमको तो इतने साल हो गए डॉक्टर्स को बताते हुए, हमारी तो बीमारी किसी को समझ में ही नहीं आई, जबकि बीमारी बहुत साधारण है। वो है आपके खान पान में उचित संयोग नहीं है, यानी आपको क्या खाना चाहिए आपको पता ही नहीं चल रहा है। और इसलिए सिंपल ये छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आप अपने घर में ही कुछ चेंजेस करके अपनी लाइफस्टाइल में, या कुछ चीज़ें जैसे जो भी आपके रसोई में सामग्री उपलब्ध है उसका उपयोग करके आप उसे दूर कर सकते हो। लेकिन हमारे मन में ये बात बैठी हुई है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी है, और आप देखिए कहीं ना कहीं आगे जाकर उनके वाकई वो बड़ी बीमारी आएगी। अब वो पूरे दिन घर में जो बातचीत हो रही है वो केवल बीमारी पर हो रही है। आप एक दूसरे से भी बातचीत कर रहे हो, आप केवल बीमारी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप तयशुदा रखिए कि आपके ज़िंदगी में वो बीमारियां चलकर आने ही वाली है। बीमारी आई है तो ये एक संकेत है कि हम अपने शरीर का रख रखाव सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो ज़रा सा हम रख रखाव पर ध्यान दें, लेकिन हम उल्टा करेंगे, हम बाहर से दवाइयाँ लेंगे, एलोपैथी लेंगे या किसी भी प्रकार की, और उसे दबाएंगे, और ज़्यादा हम डरते चले जाएंगे। हमारे विचारों में पूरे टाइम मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, मेरा सर दुख रहा है, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, मेरे यहाँ पर चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, मुझे कहीं मेरे ब्लॉकेज तो नहीं हो गए, हल्का सा कुछ हुआ, घुटनों से उठा नहीं जा रहा है, अब तो मुझे घुटने बदलवाने पड़ेंगे, अब तो नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। और ये बातें हमारे
सोच में 24 घंटे चलती है, और जब 24 घंटे चलती है तो हमारी बातों के टॉपिक्स भी वही होते हैं। तो हम ज़रा ध्यान दें, अगर कोई आसपास ऐसी बातचीत भी कर रहा है तो आप उसमें भाग ना लें, और अगर आपको लगता है कि आप उसमें भाग लेना छोड़ नहीं सकते, आपको बातचीत में हिस्सा बनना ही पड़ेगा, आप उठकर जा नहीं सकते हो, तो बातचीत का विषय बदल दें। मजाक में कोई चीज़ ऐसी उठा कर ले आए और बातचीत का विषय बदल दें और किसी और विषय पर ले जाएं। उस समय उन लोगों को सिखाने पढ़ाने की कोई जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इन्हें ठीक करना पड़ेगा। भाई वो वैसे ही जीना चाहते हैं, उन्हें वैसे ही जीने दो, लेकिन हम अपने आप पर ध्यान दें, अपनी सोच पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें। सद्गुरुदेव की कृपा से हमारे विचारों की शुद्धि भी हमारी वार्ता की शुद्धि के साथ होती चली जाए, यही सद्भावना। ओम शांति।